नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन यानी एयर कंडीशनिंग और चैप्टर है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आज मैं R12 रेफ्रिजरेंट पर आधारित टोटल 2 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। एक न्यूमेरिकल पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है R12 रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट्स ऑफ 12 बार एंड 2 बार assuming vapor leaving the evaporator is dry and saturated. Find the help of pH chart. pH chart की सहायता से हमें फाइंड करना क्या, COP of the system, the capacity of the system if mass flow of the refrigerant is 13.5 किलोग्राम पर मिनट। ये यहाँ पर मास दिया गया है और हमें क्या कैपेसिटी निकालना, मतलब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट निकालना है। आगे वर्क कंज्यूम इन किलोवाट, मतलब पावर भी हमें निकालना है। सबसे पहले मैं बता दूं, यही जो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक थी, मतलब कुछ गलतियां हुई हैं या मेरे से गलती हो गई समझाने में। जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो यदि आपने उसके नोट्स बनाए हो तो उसको कट कर दें। आज फिर से इसको एक बार फाइनल देख लें जरूर, जिससे आप समझ सकें कि क्या गलती हुई है। आप खुद उसको कंपेयर करके देख लें। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो जैसा कि गिवन लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं और जो डाटा गिवन है उसको ध्यान से लिखें क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है, उसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है प्रेशर दिया 12 बार और 2 बार। जो कम वाला है उसको हम क्या लिखेंगे, एवापोरेटर टेम्परेचर। क्या लिखेंगे, एवापोरेटर टेम्परेचर। और इक्वल जो भी दिया है, सॉरी प्रेशर दिया है, एवापोरेटर प्रेशर। कम वाला जो प्रेशर दिया है या कम वाला टेम्परेचर हो उसको हम क्या मानते हैं, एवापोरेटर का मानते हैं। और 2 बार दिया तो 2 बार अच्छे से यहाँ पर लिख लें। दूसरा दिया है 12 बार, तो वो जो अधिक प्रेशर या टेम्परेचर होता है वह किसका होता है, कंडेंसर का होता है। तो कंडेंसर यहाँ पर लिखें, कंडेंसर। प्रेशर हो तो प्रेशर लिखें और टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर लिखें। इक्वल क्या करें, यहाँ पर 12 बार लिखते हैं। ये दोनों लिखने के बाद जो भी और डाटा दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मास दिया, मास फ्लो रेट, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मास लिख देते हैं। मास फ्लो रेट भी आप पूरा लिख सकते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m होता है और आगे REF भी हम लिख देते हैं, जिससे पता रहे रेफ्रिजरेंट का जो मास ऑफ फ्लो रेट है। तो ये कितना दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं 13.5 किलोग्राम पर मिनट। ये पर मिनट ही रहने दें, इसमें मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमें तीनों डाटा लिख दिया। अब जो हमें निकालना है उसको मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूं। जैसे कि पहले COP निकालना है तो COP ऐसा लिख दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर यहाँ पर दिख रहा है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ये होती है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। इसका क्वेश्चन मार्क लगा लें। वर्क कंज्यूम इन किलोवाट, अगर किलोवाट में वर्क निकालना है तो उसका मतलब होता है पावर, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर पावर लिख देंगे। मतलब ये तीनों हमें निकालना है। तो इन तीनों निकालने के लिए हमें तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, जो हमारा pH डायग्राम और TS डायग्राम होता है वहां से बनते हैं। सबसे पहले हमें pH और TS डायग्राम समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फिर फॉर्मूले समझने के बाद कौन सा डाटा में रिक्वायरमेंट है वह कहाँ से निकालेंगे वह समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं, वह हमें याद होना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। एक बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेसर क्या होता है मैं डायग्राम से अभी समझाऊंगा, लेकिन याद रखें क्वेश्चन में सेम की सेम कंडीशन लिखी है। मैक्सिमम क्वेश्चन में 100% लिखी जाती है। वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेसर, या फिर लिखा होगा एंड ऑफ द एवापोरेटर या लीविंग द एवापोरेटर। ऐसी कोई भी कंडीशन लिखी हो तो जो डायग्राम अभी मैं समझाने वाला हूं वह उसमें बनाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है
एवोपरेटर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड लिखा हुआ है, लीविंग ये लिखा देखो वेपर, यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, वेपर लीविंग द एवोपरेटर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड, ये लिखा लीविंग द एवोपरेटर, है ना। अब ये लीविंग द क्या होता है, ये बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन क्या होता है, एंड ऑफ द एवोपरेटर क्या होता है, ये डायग्राम में बनाता हूं फिर समझाता हूं। डायग्राम बनाना बहुत इजी होता है। हमें क्या करना होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह आपको एक सीधी कौन सी लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन खींच लेना। वर्टिकल की यहाँ से जहां से कट करेगा यहाँ सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना। ऐसे कैसी सीधी होनी चाहिए, हमारी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उससे घबराए नहीं, और ऐसा एरो लगा दें और ऐसा एरो लगा दें। इसको हम P दर्शाएंगे, इसको हम क्या दर्शाएंगे, H दर्शाएंगे, मतलब प्रेशर और एंथैल्पी चार्ट बना रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह का एक क्या कर्व बना देंगे, इस तरह का फ्री एंड, और अंदर की ओर लाएंगे, ऐसा याद रखें, अंदर की ओर लाएंगे, और ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और नीचे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इसको ध्यान रखें। फिर इसको हम क्या करेंगे, सीधा इंक्लाइंड ले जाएंगे ऐसा, और इसको हम इधर बढ़ाएंगे और इसको ऐसा मिला देंगे। अब हम इसकी नंबरिंग देंगे, तो ये जो पॉइंट है इसको हम 1 देते हैं, इसको हम 2 देते हैं, इसको हम 3 देते हैं, और 3 के बाद 4 कैसा आएगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लाना है, ऐसी सीधी वर्टिकल लाइन आएगी, तो यहाँ पर जहां पर कट करेगी वहां पर हमें क्या 4 नंबर दे देना है। अब हम इसकी क्या एरो देते हैं, तो एरो ऐसा होगा, ये होती है कौन सी, कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सी होती है, कंप्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंप्रेशन। ये जो प्रोसेस होती है इसका एरो ऐसा लगेगा। यहाँ पर क्या कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसर, कंडेंसर लगाया था, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है कंडेंसर, मैं पूरा लिख देता हूं। और फिर नीचे होती है, यहाँ पर होती है एक्सपेंशन प्रोसेस, EXP लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पर क्या होती है, एवोपरेटर लगा रहता है, एवोपरेटर शॉर्ट में लिख दिया। ये डायग्राम कंप्लीट बन गया। अब जो कंडीशन को हमें कैसे पहचानना, ध्यान रखें, यहां पर क्या लिख दिया उसने, वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। यहां पर ये जो लाइन रहती है इस तरफ लिक्विड वाली रहती है, कौन सी, इस तरफ वाली लाइन लिक्विड वाली रहती है, इस तरफ वाली जो लाइन है ये वाली दिख रही होगी, ये वेपर वाली रहती है। आपने pH चार्ट अगर पढ़ा होगा तो ये वेपर वाली हो गई, ये लिक्विड वाली हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, वेपर की बात कर रहा है, वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। कंप्रेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो बिगिनिंग वेपर कंप्रेस जो वेपर हुआ है कंप्रेस होना स्टार्ट हो रही है कहां से, कंप्रेसर के बिगिनिंग से। तो कंप्रेसर का बिगिनिंग पॉइंट कहां है, यहां पर है। तो जो ये लाइन दिख रही है आपको, जो कर्व बना हुआ है, कर्व से ही स्टार्ट होगा। 1 पॉइंट कहां से होगा स्टार्ट, कर्व से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बोला गया। इस तरह जो एंड, जैसे ये लिखा हुआ एंड ऑफ द एवोपरेटर, तो जो एवोपरेटर की कंडीशन 4 से स्टार्ट होगी और 1 पे एंड होगी। तो एंड कहां पर हो रही, ये जो हमारा कर्व बना हुआ है यहां से हो रही, क्योंकि ये वेपर फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट हो गई, ये कंडीशन बता रही है। ऐसे ही लीविंग द एवोपरेटर, लीविंग द एवोपरेटर का मतलब होता है एवोपरेटर का जहां से मतलब वेपर को छोड़ रहा है, तो वेपर को कहां 1 पॉइंट पे छोड़ रहा है, तो 1 पॉइंट से स्टार्ट होगी, इसको वेपर को, इसलिए वेपर लाइन पे आएगी। अगर वेपर लाइन नहीं बोलता तो फिर हम इसकी दूसरा डायग्राम बनता, वो मैं आगे जब भी जिस तरह के क्वेश्चन बताते जाऊंगा उस तरह की कंडीशन बताता जाऊंगा। तो इस तरह की जो कंडीशन है इसको आप ध्यान रख लें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पर आप समझ लें इस कंडीशन का पूरा मतलब। ये एवोपरेटर है, एवोपरेटर के क्या होता है, जो लिक्विड हमारा 4 पॉइंट पे इंटर करेगा और 1 पे वेपर के रूप में निकलेगा, और 1 से 2 के प्रोसेस में वह कंप्रेस होगा, मतलब प्रेशर उसका इंक्रीज होगा, 2 से 3 के बीच में वह क्या होगा, कंडेंस होगी, क्योंकि 2 पे जब जाएगा तो कंडेंस होगी, तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी एवोपरेटर से बाहर निकलता है तो टेम्परेचर बढ़ा होता है। इसका जो टेम्परेचर दिया आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, सॉरी प्रेशर दिया हुआ कितना दिया, 12 बार दिया हुआ है, और इसका जो प्रेशर दिया हुआ है कितना दिया, 2 बार दिया हुआ है। और एक्सपेंशन प्रोसेस है जहां से क्या हो रहा है, ये देखो नीचे को डाउन हो रहा है, मतलब प्रेशर रिलीज हो रहा है, और फिर 4 से 1 फिर से एवोपरेटर प्रोसेस। तो ये डायग्राम हमें समझाना नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या है, इसका टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम भी बनाना सीख लें, हमें इसमें कुछ नहीं करना, कोई बैलून देखना, डायग्राम का जिस तरह का बनता है उस तरह एक बार रट लेना है। अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग डायग्राम बनती है। आज की जो कंडीशन है उसमें इस तरह का डायग्राम बनेगा, इसलिए आप इसको रट लें, एक ही जैसा इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह की कंडीशन में बनने वाला है। अब यहाँ पर टीएस डायग्राम है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टीएस डायग्राम के लिए इस तरह सेम वही एरो बनाएंगे, इस पे टी लगा देंगे, मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी।
अब इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा जाएगा कर्व, और कर्व थोड़ा ऐसा बाहर की ओर चला जाएगा। सेम कंडीशन है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये लाइन तिरछी होती, थोड़ी तिरछी हो जाती है, और इसको हम कहाँ मिला देंगे, फिर से इस पे मिला देंगे, और ये ऊपर ऐसी जाती है, और फिर कहाँ नीचे इस पे मिल जाती है। सीधी ये वर्टिकल लाइन होगी, याद रखें, फिर यहाँ से ये तिरछी होगी, फिर ये सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये थोड़ी तिरछी होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं तो किसी भी बुक में डायग्राम मिल जाएगा इस कंडीशन का, तो आप उसको जरूर देख लें जी। यहाँ पर क्या होती है, 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 2 डैश हो जाती है, और ये 4 हो जाएगी। ये एक्सपेंशन जैसा उसमें लिखा था, एक्सपेंशन, ये एवापोरेटर, सेम यहाँ लिख देना। ये होता है हमारी कंप्रेशन, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, कंडेंसर, ये कौन सी, कंडेंसेशन। ये सारी प्रोसेस दोनों डायग्राम बनाना कंपलसरी याद। अब हमें निकालना क्या होता है, तो यहाँ पर हम अगर नीचे को एरो बनाए तो एंथैल्पी चार्ट है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, H1 मिलता है। 2 को अगर नीचे को एरो लगाएं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ये H1 हो गया, H2 हो गया। तो इसका अगर एक ही पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, H3 मिलेगा और H4 मिलेगा। मतलब H3 की अगर हम H4 की वैल्यू निकालेंगे तो एक दूसरे के इक्वल। और प्रेशर की अगर जो प्रेशर है, तो प्रेशर ऑलरेडी इस लाइन पर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेम्परेचर को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर भी दिया रहता है। कहाँ से, ये जो कर्व बना है इस पे टेम्परेचर दिए रहते हैं, ऐसा कर्व बना हुआ उसमें टेम्परेचर दिए रहते हैं, टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर जरूरत है। अब सीधा हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम बनाया कंपलसरी बनाना है एग्जाम में, लेकिन हम क्या करेंगे 2 बार पे और 12 बार पर हम क्या करेंगे, जो एंथैल्पी है H1 H2 H3 H4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट करेंगे। अब H1 H2 H3 की क्यों जरूरत पड़ रही, तो ध्यान से समझ लें। जो इसके फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, जैसा क्वेश्चन में लिखा है सीओपी निकालना है। तो सीओपी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H1 AH1 माइनस AH4 अपॉन AH2 माइनस H1, ये फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद है आप इस सीओपी से निकाल लेंगे। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम बताएं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह M होता है, REF होता है, और रूट के अंदर जो ऊपर लिखा H1 माइनस H, ये होता है। जबकि हमारा जो पावर में हम कंप्रेसर का क्या निकालते हैं, वर्क डन किसके अंदर होता है, कंप्रेसर के अंदर होता है। कंप्रेसर का जो वर्क डन निकालते हैं 1 से 2 के बीच में, उसका जो फॉर्मूला होता है वह जो नीचे दिया, आपको नीचे दिख रहा होगा, यही होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मास फ्लो रेट दिया उसको मल्टीप्लाई करते हैं H2 माइनस H। तो इस तरह हम इनको फाइंड आउट करेंगे। H1 H2 H3 की, H4 की हमें जरूरत है, तो हम कैसे निकालते हैं H1 H2 H3 H4, ये ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या है, 12 बार का सबसे पहले दिख रहा है, कितना, 12 बार पे, 12 बार, सॉरी 2 बार, ध्यान रखा 2 बार है। 2 बार क्या एवोपरेटर का है, तो एवोपरेटर का यहाँ पर नीचे दिख रहा है। एवोपरेटर की कहाँ पर देखेंगे, 1 कहाँ है, ये दिख रहा है पॉइंट, ए वाली लाइन है, कहाँ है, 1 वाली लाइन पे। जबकि जो ऊपर 12 बार है उस पे 2 और 3 पे पॉइंट पे उसकी वैल्यू लेंगे, जबकि यहाँ पर 1 पे लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 और 4 इक्वल है। तो हमने क्या देखा, एवोपरेटर लाइन पे जो पॉइंट आ रहा है उनकी वैल्यू हम किस पे देखेंगे, H1 आ रहा है तो H1 की देखेंगे। ऊपर 2 3 वाला पॉइंट है कंडेंसर का, तो हम उसकी किस पे देखेंगे, 12 बार पे देखेंगे। अब यहाँ देखें जो है क्या, वेपर फॉर्म में ओनली, क्या है, वेपर, प्योर वेपर फॉर्म में। जबकि 2 पर भी वेपर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर कंप्रेस हो जाती है। लेकिन 3 पर आएंगे तो क्या, फिर जो लिक्विड वाली लाइन है इस लिक्विड पे आ जाते हैं। तो वेपर वाली वैल्यू 1 और 2 पे देखेंगे, और लिक्विड वाली वैल्यू हम कहाँ, 3 पर देखेंगे। चलते हैं वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। तो मार्केट में जो उपलब्ध है उस इस तरह की आपको टेबल मिलेगी। नॉर्मली आप पहचान सकते हैं, जो लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड साइक्रोमेट्रिक टेबल एंड चार्ट इन एसआई। कई बार स्टीम टेबल ना ले लें, रेफ्रिजरेंट टेबल लिखा रहता है, तो आप उसको जरूर देखें। हमें नीचे आना तो इसके बाद इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में हमें जो कंटेंट्स होता है उसमें अंदर पेज नंबर देख लेना। जैसे कि हम R12 की टेबल देखने जा रहे हैं, तो R12 पे जाएं, या फिर पीएच चार्ट से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैं जो टेबल है उससे निकाल के दिखा रहा हूँ। तो R12 वाली टेबल पे चलेंगे सीधा, तो आपको इस तरह की टेबल मिल जाएगी। यहाँ लिखा रेफ्रिजरेंट R12, अच्छी से पढ़ लें। और जो कंडीशन लिखी, लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, क्या लिखा, लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, ये भी आपको पढ़ लेना। अब इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर दिया था फर्स्ट लाइन में, टेम्परेचर मैच कराएंगे। यहाँ पर प्रेशर दिया है तो प्रेशर मैच कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दी है, Vf और Vg, और Vf और Hf मतलब एंथैल्पी की है, Hg किसकी है, एंथैल्पी की वैल्यू, और Sf और Sg किसकी है, एंट्रोपी की वैल्यू। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ध्यान से समझें।
क्योंकि अब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वहां पर भी आपको समझना है। ये जो वैल्यू दिख रही है एच एफ, ये किसकी रहती है, जो रेफ्रिजरेंट है हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है उस टाइम की वैल्यू रहती है, जबकि ए वाली वैल्यू रहती है वेपर फॉर्म में रहता है। समझ में आएगा? तो वेपर वाली जहां पर जैसे 1 पे वेपर कंडीशन में, 2 पर भी वेपर कंडीशन में, तो वैल्यू H1 और H2 की कहां से लेंगे, यहां पर लेंगे। लेकिन 3 में जैसे मैंने बताया था कंडेंस होके वह लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है और आगे किसमें कहां चला जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड वाली वैल्यू हम कहां पर 3 पॉइंट की वैल्यू कहां देखेंगे, इस वाले एच एफ वाली वैल्यू देखेंगे। दोनों समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं तो जो एवपोरेटर नीचे लगा हुआ है उसमें सिर्फ क्या देख रहे हैं, सिर्फ वेपर की वैल्यू है, जबकि हम जो हमारा 12 बार है कंडेंसर उसमें 2 और 3 पॉइंट है, तो 2 पे कौन सा वेपर लेंगे और 3 पे हम क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे, लेकिन 12 बार पे लेंगे। तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और 2 बार की हम बात कर रहे हैं, तो 2 बार हम देखेंगे इधर कहाँ मिल गया लगा, अगर हमें दिखे नहीं कहीं थोड़ा बहुत पॉइंटों में, ये वाली वैल्यू हमें 2 बार की मिल रही है, इसके अलावा कोई नहीं दी गई। तो इसकी लाइन में सीधे चलेंगे, सीधे ऐसे चलते जाएंगे, देखो हम मिलाते जा रहे हैं, ऐसा चलेंगे। और हमें 6 नंबर यहाँ पर ऊपर नंबरिंग दी थी, तो ये 6 नंबर की वैल्यू है, कौन सी है, 6 नंबर की वेपर वाली वैल्यू है, मैंने पहले ही लिख दिया। इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे, लेकिन याद रखें ये वैल्यू हमारी 10 की नहीं है, तो दोनों के बीच में कुछ वैल्यू हम डिफरेंस करके रख लेंगे, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू, मतलब ना 345 हो ना 346 हो, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। 346 से और 0.252 है, इससे थोड़ा कम कर देंगे, अभी मैं लिखूंगा किस तरह कम करना है वो मैं बता दूंगा। ये वैल्यू हम नोट कर लेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट, हमारा कितना 12 बार है, 12 बार पे चलेंगे, सीधी टेबल में ही सीधा मतलब दी रहती है, डायरेक्ट हम 12 बार पे पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 12 बार भी कंप्लीट नहीं दिया है, यहाँ पर देखा 12 बार भी कंप्लीट नहीं दिया गया है, तो हम ऐसा देख लेंगे। ये इसकी सीधी लाइन में चलेंगे, सीधे चलते जाएंगे ऐसा। तो जैसे मैंने बताया था एच जी वाली कौन सी है, वेपर की है, तो 370 से थोड़ा कम कर लेंगे हम, लगभग ए इधर का कोई भी पॉइंट कम कर लेंगे, हमने कुछ नोट किए तो ये 370 वाली ये वैल्यू हम नोट कर लेंगे। किसके लिए, H2 के लिए। अब H3 क्या है, लिक्विड वाली पोजीशन में आया था, तो उसके लिए हम क्या HF वाली नोट करेंगे, तो H3 वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब इससे थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा वैल्यू दी है 12.193। ये वैल्यू नोट करना मुझे, नोट करने के बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो वहां से देखने के बाद हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम R12 रेफ्रिजरेंट टेबल या पीएच चार्ट एट प्रेशर 2 बार एंड 12 बार, जो भी टेम्परेचर दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर लिख देंगे। H1 की जो वैल्यू है मैंने नोट की है थोड़ा सा कम करके, तो ये हो जाएगी 345.324। ये अब हमने अपने मन से थोड़ी सी कम कर दी है, किलो जूल, जितना और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चल रहा है, किलो जूल पर केजी जो यूनिट है उसको भी लिखना है। H2 की लिख दी मैंने 370.121 किलो जूल पर केजी, और H4 इक्वल टू H3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, 248 किलो जूल पर केजी। उम्मीद है ये वैल्यू निकालने के बाद सब कुछ आसान होता है, जैसे कि सीओपी निकालना आसान है। हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, वैल्यू यहाँ पर रख देना है। जैसे कि H1 की वैल्यू दिख रही है मुझे 345.324 माइनस H4 की वैल्यू दिख रही होगी 248 बटे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी वैल्यू लिख देंगे हम H2 की 370.121 माइनस 345.324। अब हमें इसको कैलकुलेट करना, तो हम मैंने जो कैलकुलेशन करके पहले से रखी, ऊपर को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97.324 बटे में हम क्या लिखेंगे, 24, जो भी आई वैल्यू 24.797। अब एक दूसरे में डिवाइड करेंगे, सीओपी का डायरेक्ट आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, वह आ रहा है 3.924, इतना आ रहा है सीओपी। ठीक है, तो ये सीओपी आ गई जो भी एक्चुअल में आई हुई है। अब हम इसके बाद क्या निकाल रहे हैं, इसके बाद हम निकालना है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या होता है, जो भी मास रहता है वह रहता है इनटू ब्रैकेट के अंदर H1 माइनस H4 होता है। ये जो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख रहे हैं याद रखें, ये जो मास की वैल्यू दी है कितनी दी है, 13.5 दी है। H1 माइनस H4 हम यहाँ पर ऑलरेडी पहले वैल्यू रख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। 345.324 माइनस 248,
बस हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना। 13.5 ये हमने माइनस करके यहाँ पर ऑलरेडी रखा है 97.324। इसकी जो वैल्यू आ रही है, अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 1313.874 और किस में हो जाएगी, किलो जूल पर मिनट। इसी तरह हम क्या करेंगे, किलो जूल पर मिनट में निकालना। अब हमें क्या निकालना, पावर निकालना। क्या निकालना, पावर निकालना है। जैसे मैंने बताया था किलो वाट में लिखा हुआ वर्क डन, तो पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, MEREF इनटू ब्रैकेट के अंदर जो इसकी नीचे वैल्यू दी है H2 माइनस H1। अब आप वैल्यू पुट करें, जैसे मैंने इसमें सिंप्लीफाई किया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये जो वैल्यू है कितनी है, 1313 पॉइंट क्या है 8 है। इसमें हमें 60 का डिवाइड करना। क्या करना है, 60 डिवाइड क्यों करना है मैं बता रहा हूँ। और जो नीचे वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके कितनी है, 24.797, क्योंकि H2 माइनस H1 हम ऑलरेडी इसमें निकाल चुके तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। लेकिन आप सही से पूरी वैल्यू कंप्लीट रखें, फिर इसके बाद सॉल्व करें। हमने क्या किया, क्योंकि ये किलो जूल पर मिनट में था, हमने इसको बना दिया किलो जूल पर सेकेंड, क्योंकि जूल पर सेकेंड इक्वल टू होता है वाट। तो जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है इसका, ये आ रहा है लगभग 5.57 क्या आ जाएगा, किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मिनट दिया था उसको मैंने सेकंड में परिवर्तन किया, इसलिए इस वैल्यू के अंदर मैंने 60 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे वाट की जरूरत थी। ये तीनों मैंने निकाल के दिखा दिया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल हुआ है उसको मैं फास्ट तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, a simple saturation cycle using R12 is designed for talking a load of 10 tons। 10 tons लोड दिया है, मतलब रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी दी है। रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट हुआ है दिया गया 10 tons। द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। जैसा मैंने लिखा, ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, मतलब जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाए थे वही यहाँ पर बनने वाले। आगे लिखा था एवपोरेटर टेम्परेचर 268 डिग्री केल्विन दिया, सॉरी, एंड कंडेंसर टेम्परेचर भी केल्विन में दिया है। मतलब यहाँ पर 273 से हम माइनस करेंगे तो हमारा जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा वही नोट करेंगे, और 308 से हम केल्विन में से 273 का माइनस करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वही लिखेंगे। मास फ्लो रेट निकालना है मुझे, पावर निकालना है किलोवाट में, और सीओपी निकालना। तो चलते चलते सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन लिख देना सबसे पहले। सॉल्यूशन लिख दिया और गिवन। अब गिवन क्या क्या है याद रखें, जो स्टार्टिंग में क्या दिया है, 10 टन कैपेसिटी दी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को शॉर्ट में मैंने आर लिख दिया, इसका टू दिया 10 टन्स। अब टन्स को हम किस में चेंज करते हैं, किलो जूल पर मिनट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 210 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले भी आप जानते होंगे। किलो जूल पर मिनट में ये चेंज हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी 2100 किलो जूल पर मिनट हो गई। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो वैल्यू दी है वह टेम्परेचर की दी है। अगर इस वैल्यू को हम किसमें से, जो 273 में से माइनस करेंगे तो जो हमारा एवोपोरेटर का टेम्परेचर है, क्योंकि माइनस वाला कम वाला है, टेम्परेचर हमारा कितना आ जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह जो कंडेंसर का टेम्परेचर है, कंडेंसर का टेम्परेचर वह हमारा कितना हो जाएगा, अगर 273 का इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट करके रखी हुआ वैल्यू आ रही 335 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है दोनों वैल्यू सभी निकाल ली है। अब हम कंडीशन देख के, सेम ऊपर की कंडीशन है, डायग्राम आप बना लें। हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं क्योंकि सेम डायग्राम आपको हर एक इस तरह की कंडीशन में बनाना है, मैंने बता दिया। तो क्या करेंगे, हम डायग्राम उसमें ड्रॉ करेंगे जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो ऊपर जो डायग्राम मैं बता चुका हूँ वह हमें ड्रॉ करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो टेबल देखेंगे कौन सी, R12 टेबल है। तो हम क्या करेंगे, R12 टेबल से हमने जो फॉर्मूले बताए हुए हैं ऑलरेडी, कौन से क्या निकालना हमें, CO सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, मास फ्लो रेट निकालना। तो मास फ्लो रेट हम किससे निकालेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया गया है हमारा, इक्वल टू क्या होता है, REF और इनटू H1 माइनस H4। मतलब यहां से हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है, H1 और H4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। सेकेंड हमें क्या निकालना है, पावर रिक्वायर्ड। पावर के लिए हम जानते क्या होता है, पावर हम किसका, कंप्रेशन का वर्क डन निकालते हैं तो एम का इसका मल्टीप्लाई करते हैं इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। याद रखें ये जो मास फ्लो रेट है इसको हम किस में रखते हैं,
किलो जूल पर सेकेंड में रखते हैं। अब इसके बाद हमारी सीओपी है, सीओपी का फॉर्मूला भी पहले बता चुके हैं, AH1 माइनस AH4 अपॉन AH2 माइनस H1। बस ये तीनों फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, उसके लिए हमें H1 H2 H3 H4 चाहिए। चलते हैं हम टेबल पर, टेबल के अंदर जो -5 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस पर हम वैल्यू देख लेते हैं। तो टेबल देखेंगे, R12 की टेबल है, वही टेबल होगी, वही हमें देखना है। लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया, मुझे टेम्परेचर की स्केल देखना है। प्रेशर की अगर जरूरत है तो नोट करेंगे, नहीं छोड़ देंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम की जरूरत है तो नोट करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे मैं कंडीशन बता चुका था कि जो 3 पॉइंट है वहां पर हम क्या देखते हैं, अगर कोई टेम्परेचर सॉरी या एंथैल्पी या स्पेसिफिक वॉल्यूम या एंट्रोपी हमें देखना है, तो 3 पॉइंट पर हम क्या VF वाली वैल्यू लेते हैं, जो 1 और 2 पॉइंट पर उस पर हम VG वाली वैल्यू लेते हैं। इसमें 1 और 2 पॉइंट पर VG वाली वैल्यू लेते हैं, जो कि वेपर की वैल्यू होती है, क्योंकि 1 और 2 पर क्या होती है, वेपर रहती है। तो याद रखें, हम किसकी HG वाली वैल्यू देखेंगे 1 पर, जबकि 2 पॉइंट पर हम क्या देखेंगे, HG वाली वैल्यू देखेंगे। मतलब 1 और 2 पर HG वाली वैल्यू देखेंगे, और 3 पर हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, HF वाली वैल्यू देखेंगे। तो 1 पर सिर्फ एक वैल्यू देखना है हमें, कौन सी, HG वाली। कौन सा टेम्परेचर दिया है हमारा, पहले -5 डिग्री सेल्सियस दिया है, -5 के लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं -5 दिया है ऑलरेडी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको हाईलाइट कर देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाए। -5 के हमें सामने चलना है, सीधी पूरी कंप्लीट वैल्यू दी है। ये जो -5 दिया है यहाँ पर आप देखते हैं, मैं गोला मार दिया है, इसके सामने चलना है। ऐसी स्केल की सहायता से या जो भी आपके पास पेंसिल वगैरह हो उसकी सहायता से हमें क्या करना है, ये वाली 349.32 वाली वैल्यू नोट कर लेना। नेक्स्ट टेम्परेचर हमारा कितना है, 35 है, तो और नीचे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, हम यहाँ पर 35 दिख गया होगा, 35 के सामने जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है देख रही होगी, ए किसकी हो जाएगी, H2 की हो जाएगी, जबकि इसके बगल वाली जो HF वैल्यू है, ये कौन सी हो जाएगी, H3 हो जाएगी। H3 H4 एक ही होता है, लेकिन ये वैल्यू जो बगल पे है वह किसकी, लिक्विड की वैल्यू है, H3 हो जाएगी। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे उनको नोट करेंगे सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है, फ्रॉम R12, ठीक है, R12 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, R12 रेफ्रिजरेंट टेबल pH चार्ट एट टेम्परेचर इतने पे। H1 इक्वल टू हमने नोट कर दिया, H2 भी कर दिया, H3 H4 इक्वल होता है, ये भी नोट कर दिया। कैसे नोट किया, कहाँ से किया, मैं बता चुका हूँ। अब हमें सिर्फ फाइंड आउट करना, जो जैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड आउट करना, तो फॉर्मूला सबसे पहले इसको लिख लें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू दी है 2100 इक्वल, हमें मास निकालना है इनटू H1 माइनस H4। तो जो मैंने यहाँ पर नोट किया उसको 349.321 माइनस 233.498, ये जो भी वैल्यू है उसको हमें नोट कर लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पहले 2100 लिख देना, तो जो इस तरफ की मास वाली मास को मास ही रहने देना, इसको एक दूसरे से माइनस कर देना। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही 115 मतलब 115.823। अब हमें मास निकालना है, तो REF यहाँ पर लिखना है, और 2100 इधर रहेगा, बटे में 115.823 इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 18.13 किलोग्राम पर मिनट। तो ये आ गया मास। अगर मास आपके पास आ जाता तो आप पावर को बड़े आसानी से निकाल सकते। करना क्या है, मैं यहाँ पर आप निकाल के देख लें, मैं वैल्यू रख देता हूँ। मास की वैल्यू कितनी, 18.13। इसमें हम कितने का 60 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पर मिनट में है, और ये हम पावर किस में निकालना है, किलोवाट में निकालना है। इसलिए मैंने इस मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर दिया, और बस हम ब्रैकेट में क्या करना, हमें H2 माइनस H1 की वैल्यू रख देना, जो कि यहाँ पर दी गई है। तो H2 माइनस H1 की मैं वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 365.392 माइनस हमारा क्या 349 मतलब H1.321। ये वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी पूरी कैलकुलेशन, अगर हम पावर देखें डायरेक्ट, तो पावर जो आ रही है वह आ रही है 4.85 किलोवाट। अब आप सीओपी निकाल के देख सकते हैं। सीओपी का मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। इस सब की वैल्यू H1 H4 H3 की जो भी ये वैल्यू यहाँ पर रख के और डायरेक्ट निकालना है, तो जो हमारी सीओपी आ रही 7.20 की समथिंग आ रही है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा हो, तो चेक कर लें, लेकिन अगर वैल्यू सही रखेंगे तो सब सही आ जाएगा। उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।